सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे बायो का टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए इस चैप्टर में आपने पूरा नर्वस सिस्टम अच्छे से समझा। अब देखेंगे उसकी बीमारियां डिसऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हैं। तो पहली है वास्कुलर डिसऑर्डर। बच्चे देखें, जो वास्कुलर है आपको पता है ब्लड वेसल्स को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हैं वेसल्स, ठीक है, अगर उनमें कोई मसला होगा ना तो उसको बोलते हैं वास्कुलर डिसऑर्डर। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन सी है, इसमें स्ट्रोक आ जाता है और सेरिब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस आ जाता है। जी तो बेटे स्ट्रोक को समझते हैं। स्ट्रोक की उर्दू होती है फालज, जिसको हम फालज नहीं कहते, वो स्ट्रोक होता है। तो बेटे स्ट्रोक होता क्या है, जब ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन के कुछ सेल खराब डैमेज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन के पार्ट की ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो सकती है। नॉर्मली ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, लेकिन अगर जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है ना वो इंटरप्शन का शिकार हो जाए तो ब्रेन के सेल डैमेज हो जाएंगे, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। अब ये इंटरप्शन हो सकती है ब्लॉकेज की वजह से या रप्चर ऑफ ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन की वजह से। यानी ब्रेन की जो ब्लड वेसल है या तो वो इस तरह से ब्लॉक हो जाए, ठीक है, यानी रास्ते में कोई चीज़ आ जाए, और या फिर वो फट जाए यानी रप्चर हो जाए। तो ये स्ट्रोक इस वजह से हो सकता है। अब कॉजेज़ क्या है, यानी ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यानी ब्लॉक हो जाना या रप्चर फट जाना, ये क्यों हो सकते हैं। तो बेटे इसकी कॉजेज़ हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उससे रप्चर यानी फट सकती हैं ब्लड वेसल। इसके अलावा स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है और फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है। तो अब देखिए स्मोकिंग की वजह से भी ये ब्लड वेसल जो है ना वो कमज़ोर हो सकती हैं, जिनकी वजह से फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ में भी सेम केस होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज के चांस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जम सकता है तो आर्टरी या जो खून की नाली है वो नैरो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा और फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, यानी अगर फैमिली में ये बीमारी चलती आ रही है। अब जो सिम्टम्स हैं, यानी अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है खुदा ना खास्ता, तो बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे, तो बेटे डिपेंड करता है ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड, यानी पूरे ब्रेन में किस एरिया पे स्ट्रोक हुआ है तो उसके लिहाज से सिम्टम्स होंगे। अब आपको पता है फालज के अंदर, स्ट्रोक के अंदर पैरालिसिस हो सकती है, पैरालिसिस, ठीक है, यानी कोई बॉडी का पार्ट बिल्कुल काम करना छोड़ दे। तो अकर्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑपोजिट द सेरिब्रल इन्फार्क्शन, यानी डेथ ऑफ द टिश्यू। मिसाल के तौर पर अगर एक साइड पर ब्रेन के टिश्यू की डेथ हुई है ना स्ट्रोक की वजह से, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे पैरालिसिस होगी, ठीक है। तो अगर राइट साइड पे स्ट्रोक आया है या टिश्यू की डेथ हुई है तो लेफ़्ट साइड का कोई पार्ट, बॉडी का कोई पार्ट क्या होगा, स्ट्रोक पैरालिसिस का शिकार होगा, ठीक है, अपाहज हो जाएगा। अब दूसरे भी कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसा कि एफेजिया या एफेजिया, जिसका मतलब है इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, यानी वो बंदा सही से बोल नहीं पाएगा, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये भी स्ट्रोक में देखा गया है। उसके अलावा सडन ट्रबल इन सीइंग एंड वॉकिंग, तो देखने और चलने में अचानक सी एक प्रॉब्लम, एक मुश्किल पेश होगी। डिजीनेस होगी, डिजीनेस मतलब चक्कर आना। लॉस ऑफ बैलेंस, यानी उस बंदे की बॉडी का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। एंड स्वेयर हेडेक, और सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब इस येलो बॉक्स में स्ट्रोक की कुछ टाइप्स हैं, जैसा कि पहली टाइप है इस्केमिक स्ट्रोक। ये कब होता है, अक्कर व्हेन द ब्रेन ब्लड वेसल बिकम नैरो और ब्लॉक, यानी ये तब होगा जब ब्रेन की ब्लड वेसल जो हैं वो नैरो या ब्लॉक हो जाए, फट नहीं जाए, ठीक है, फटे नहीं। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। ये तब होता है जब ब्लड वेसल लीक या रप्चर, यानी वो उसमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाए या वो फट जाए, रप्चर हो जाए। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, यानी मिनी स्ट्रोक। मिनी स्ट्रोक यानी थोड़े टाइम के लिए, कोई परमानेंट नहीं, ठीक है। तो इट अकर्स टेम्परेरी डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के एक हिस्से की ब्लड सप्लाई कुछ वक्त के लिए टेम्परेरीली रुक जाए, जैसा कि 5 मिनट्स के लिए, तो इसको बोलते हैं मिनी स्ट्रोक। तो ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट शुड बी गिवन एज सुन एज पॉसिबल टू मिनिमाइज डैमेज टू ब्रेन। देखिए ये जो अगर कोई काम हो गया ब्लड वेसल के साथ, यानी वो रप्चर हो गई, ब्लॉक हो गई, तो मिनिमाइज़ करना है डैमेज को, ठीक है। अब कैसे, ट्रीटमेंट में इंक्लूड मेडिकेशन, यानी दवाइयाँ हो सकती हैं, जैसा कि ब्लड थिनर
हो सकता है ना कि जो ब्लॉकेज हुई है वो खून के गाढ़े होने की वजह से क्लॉट बन गया एक, तो ब्लड थिनर दिया जाता है ताकि खून पतला हो जाए और वहाँ से गुजर सके। इसके अलावा क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग, वही बात कि ब्लॉकेज तब हो सकती है ना जब ब्लड वेसल के रास्ते में कोई क्लॉट बन गया, तो फिर ऐसी ड्रग दी जाएगी जो क्लॉट को डिज़ोल्व करेगी। या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन, इसको कम करती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। तो ये मेडिसिन हो सकती हैं स्ट्रोक के केस में। उसके अलावा सर्जरी टू रिमूव ब्लड क्लॉट और रिपेयर्ड रप्चर्ड ब्लड वेसल, तो सर्जरी के ज़रिए जो अगर ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ है तो ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जा सकता है ऑपरेशन के ज़रिए, या रप्चर्ड फटी हुई ब्लड वेसल को रिपेयर किया जा सकता है। एंड रिहेबिलिटेशन यानी टू हेल्प पेशेंट्स रिकवर फिजिकल एंड कोग्निटिव फंक्शन, यानी इसमें फिजियोथेरेपी आ जाती है जिसकी वजह से उसके जो फिज़िकल फंक्शन है, अगर कोई पैरालिसिस हुआ है या मूवमेंट कम हो गई, उसको रिकवर किया जाएगा। और फाइनली जो है कोग्निटिव फंक्शन यानी जो उसके दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत कम हुई है वो भी रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। जी तो बेटे अगर हम दोबारा यहाँ पर देखें तो एक हमारे पास स्ट्रोक था जिसकी हमने फुल डिटेल देख ली, और एक था सेरिब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस। अब ये क्या होता है, ये भी बेसिकली स्ट्रोक की एक रेयर टाइप है स्ट्रोक की, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, रेयर है। इसमें क्या होता है कि एक ब्लड क्लॉट ना वेन के अंदर बन जाता है, और वो वेन जो है वो ब्रेन से ब्लड को ड्रेन करती है, निकालती है, तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वहाँ पर बेटे जो ब्लड है वो ट्रैप हो जाता है, जिससे प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, और ब्रेन की स्वेलिंग होने लग जाती है और में भी ब्लीडिंग भी होने लग जाए। तो बहरहाल इसलिए उसने डिटेल नहीं बताई इसकी, क्योंकि स्ट्रोक की ही एक टाइप है। ओके बेटा जी, तो अभी है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। आपको पता है इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिसऑर्डर वो बीमारी होती है जिसमें कोई ना कोई आकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ना, CNS, कैन बी कोज्ड बाय एनी इन्फेक्शियस एजेंट, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। तो होता इन्फेक्शन ही तब है जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट यानी कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए। अब हमारे पास जो उसकी एक एग्जाम्पल डिजीज़ बताई गई ना वो है मेनिंजाइटिस। अब आपने सुना होगा शायद या पढ़ा होगा, जब लास्ट पे ये लफ्ज़ आता है ना TIS, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, आपको पता है, आपने मेनिंजिस पढ़ा हुआ है। मेनिंजिस क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द अराउंड 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, उसको हम बोलते थे मेनिंजिस। अब जो मेनिंजिस है अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन में सोजिश आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस होना, पेन होना, फंक्शन लॉस हो जाना, ये सारी चीज़ें आ जाती है इन्फ्लेमेशन में। तो अगर मेनिंजाइटिस को देखें तो दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस ड्यू टू इन्फेक्शन। और इन्फ्लेमेशन कब होगी, जब कोई इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म की वजह से। कॉजेज़ ज़ाहिर इन्फेक्शन की वजह से है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज़ द मोस्ट सिवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग, यानी अगर मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा ख़राब केस है, सिवियर केस है, और ज़िंदगी का भी खतरा है। उसके अलावा अगर वायरल मेनिंजाइटिस है यानी वायरस की वजह से, तो यूजुअली लेस सिवियर, वो उतना ज़्यादा शदीद नहीं होता, उससे कम होता है। अगर फंगल मेनिंजाइटिस है यानी फंजाई की वजह से, वो बेटे रेयर यानी बहुत कम होता है, एंड यूजुअली अकर इन पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम, यानी फंजाई वाला जो केस है वो उन लोगों में होता है जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो कहता है अदर कॉजेज़ इंक्लूड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यानी पैरासाइट भी आके इसको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ये कॉजेज़ में आपने देखा कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो कोई ना कोई जानदार आकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर इसको इन्फेक्शन करेगा। अब अगर हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं, तो बेटे इंक्लूड स्टिफनेस इन द नेक, गर्दन स्टिफ सख्त हो जाएगी, हेडेक सर में दर्द, और फीवर भी हो सकता है। फीवर की जो कंडीशन होती है ना, फीवर की कंडीशन तब होती है जब कोई यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली जब बैक्टीरिया आते हैं, तो उस केस में फीवर देखने को मिलता है, यानी इन्फेक्शन के केस में ना मोस्टली। इन सिवियर केस यानी अगर शदीद केस है जैसा कि बैक्टीरिया के केस में ना, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सिवियर होता है, तो सिवियर केसेस में मेनिंजाइटिस में ऑल्सो कोज पैरालिसिस, यानी वो अपाहज या
कोई मूवमेंट ना होना बॉडी के अंदर, बॉडी के किसी पार्ट के अंदर, इसको बोलते हैं ना पैरालिसिस। तो मेनिंजाइटिस से पैरालिसिस हो सकते हैं या कोमा में भी बंदा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजेस हैं वो इन्वॉल्व है ना। तो अगर सिवियर केस हुआ तो फाइनली जो मोटर फंक्शन है, मतलब जो मसल की मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट है, वो सिवियरली इफेक्ट हो सकती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, जाहिर है अगर ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है तो उसको ख़त्म करना या उसको रोकना ही इसका इलाज है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया को ख़त्म करने का हल क्या है, एंटीबायोटिक। तो वायरल मेनिंजाइटिस होता है यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है, वो खुद ब खुद ही कम होना, लिमिट होना शुरू हो जाता है। अल्दो एंटीवायरल मेडिकेशंस में भी यूज्ड, यानी वायरस के ख़िलाफ़, वायरस को ख़त्म करने वाली मेडिकेशंस वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो फंगल मेनिंजाइटिस हैं, जो कि बेसिकली कम होता है, रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद एंटी फंगल मेडिकेशन। एंटी फंगल मेडिकेशन जो फंजाई के ख़िलाफ़ काम करती हैं और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर सम ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो कुछ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में वैक्सीन भी अवेलेबल हैं विच कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन को रोक सकती हैं। जी तो बेटे अभी हमारे पास है स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स नर्वस सिस्टम की ना। तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मेलिटीज़, यानी अगर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आ जाए स्ट्रक्चर के अंदर, और डैमेज टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, या कोई डैमेज आ जाए एक्सीडेंटल या कोई प्रेशर के साथ, कोई फोर्स के साथ कोई डैमेज आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल में ब्रेन ट्यूमर आ जाता है, क्योंकि ट्यूमर नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ट्यूमर एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी या स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होगा। या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कोई स्पोर्ट्स के दौरान, कोई खेल के दौरान, या कोई हैवी वेट करता है ना, कोई वज़न उठाता है ज़्यादा, या फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। इवन ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। तो ये होती हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। हमारे पास है सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर। तो बेटे ब्रेन ट्यूमर, सबसे पहले तो सिंपल ट्यूमर को ही रिवाइज कर लेते हैं। ट्यूमर क्या होता है? देखिए नॉर्मली सेल ने एक से डिवाइड करके दो बनना होता है, उन्होंने आगे मज़ीद डिवीजन करनी होती है और इस तरह प्रोसेस चलता है। लेकिन ये जो डिवीजन है कंट्रोल वे में होती है, यानी कोई एबनॉर्मल डिवीजन नहीं है, बिल्कुल इसको कंट्रोल के साथ, चेक पॉइंट के साथ इसको डिवाइड किया जाता है। बट अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो बेटे सेल रुकेंगे नहीं डिवाइड करना, बल्कि वो इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा डिवाइड करेंगे कि सेल के गुच्छे, क्लस्टर्स बन जाएंगे, और सेल के इन्हीं गुच्छों को हम ट्यूमर का नाम देते हैं। सो ट्यूमर ब्रेन के अंदर बन जाए तो ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर इज़ एबनॉर्मल ग्रोथ और मैस ऑफ सेल इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर अगर सेल का मैस बन जाए। और ट्यूमर जो है वो दो तरह का होता है। अगर तो ट्यूमर लोकलाइज्ड है, मतलब वो अपनी जगह पे रहता है, तो बेटे उसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, और वो नॉन कैंसरस होता है, मतलब वो कैंसर नहीं कोज करता। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? जो ट्यूमर अपनी जगह पे लोकलाइज्ड होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर ट्यूमर डी लोकलाइज्ड हो, डी लोकलाइज से मुराद है कि जिस जगह पे वो बना है वो वहीं पर स्टे ना करे, वो स्प्रेड हो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इसको ही हम कैंसर बोलते हैं, और ऐसे ट्यूमर को बोलते हैं कैंसरस ट्यूमर। सो कहता है ब्रेन ट्यूमर्स कैन बी बिनाइन, बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, अपनी जगह पे लोकलाइज्ड या लोकल रहने वाला। मैलिग्नेंट भी हो सकता है, यानी कैंसरस भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ब्रेन के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक ग्लायल सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली सपोर्टिंग सेल होते हैं, और एक न्यूरॉन्स होते हैं। तो कहता है जो ब्रेन ट्यूमर है वो ग्लायल सेल में भी बन सकते हैं और न्यूरॉन डेमसेल्फ यानी खुद न्यूरॉन से भी बन सकते हैं। अब मूव करते हैं इसके कॉजेज़ की ऊपर के ट्यूमर कैसे बन सकता है। कहता है एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज़ अननोन, यानी बिल्कुल जो 100% एक्यूरेट वजह है वो नहीं पता, बट रिस्क फैक्टर यानी क्यों हो सकता है वो है एक्सपोजर टू रेडिएशन। रेडिएशन क्या करती है बेटे? देखें जब इन सेल्स ने डिवाइड करना होता है ना, तो सारा कंट्रोल इनके डीएनए के अंदर होता है, इन सेल के डीएनए के पास होता है। तो अगर कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रेडिएशंस, जैसा कि जिसमें एक्स रेज भी आ जाती हैं, ठीक है, और ये रेडिएशन अगर ब्रेन के इन सेल्स को एक्सपोज करे या जाके टकराए तो उनका डीएनए डैमेज होगा। डीएनए ने ही तो सारा कंट्रोल करना था इस डिवीजन को।
अब वही डैमेज हो गया तो बेटे ये डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी और इस तरह से ट्यूमर बन जाएगा। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, क्योंकि अगर जीन जो ख़राब जीन है वो आगे पास ऑन होंगे ना, तो उस वजह से भी ट्यूमर हो सकता है। एंड सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशन, म्यूटेशन भी इसी को बोलते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन मतलब जीन में तब्दीली। मैंने आपको बताया सेल का डीएनए ही इस सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, और अगर वही म्यूटेशन करेगा यानी तब्दील हो जाएगा तो फिर सेल की डिवीजन अनकंट्रोल होगी और ट्यूमर बन सकता है। अब मूव करते हैं सिम्टम्स के ऊपर, यानी अगर ट्यूमर बन गया तो बॉडी में क्या क्या अलामात होंगी। तो डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, के ट्यूमर बना कहाँ पर है। अब इसमें हेडेक आ सकती है, सर दर्द, सिवियर नर्व पेन। देखें ब्रेन से नर्व्स निकलती है ना, जिसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, तो वहाँ पर पेन फील हो सकती है। पैरालिसिस इन सिवियर केसेस, यानी अपाहज होना किसी पार्ट का, सीजर्स दौरे पड़ना, झटके लगना, और कोमा भी हो सकता है। तो ये ब्रेन वगैरह के केस में यही अलामत हैं जो आपने याद कर लेनी है। ट्रीटमेंट, इलाज इसका क्या है, तो कॉमन ट्रीटमेंट इंक्लूड सर्जरी। सर्जरी भी 100% श्योरिटी नहीं देती ट्यूमर के केस में, स्पेशली कैंसर के केस में। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, यानी बाहर से सर्जरी किए बगैर रेडिएशन फेंकी जाती हैं जो काफ़ी पावरफुल होती हैं, और वो जाके इन एक्स्ट्रा या एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ये रेडिएशंस। इसके अलावा कीमोथेरेपी यानी केमिकल्स दिए जाते हैं, और वो केमिकल्स इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जी तो बेटे अभी हम मूव करते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स के ऊपर। फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये वो कंडीशंस है दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का जो नॉर्मल फंक्शन है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो किसी बीमारी की वजह से ना, तो हम उसको बोलते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर, लेकिन विदाउट एनी अपेरेंट स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनिक कॉज, यानी उसका कोई वाजे कोई स्ट्रक्चरल कॉज कोई वजह ना हो, जस्ट ऐसे ही रैंडम फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए। अब इसमें हेडेक आ जाती है, जैसे सर दर्द हो जाता है ना, तो ये अचानक ही हो जाता है, इसमें कोई स्ट्रक्चर ब्रेन की खराब नहीं हो रही। तो हेडेक क्या है, कॉमन कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय पेन और डिस्कम्फर्ट इन हेड और नेक, सर या गर्दन में डिस्कम्फर्ट या पेन अचानक से उठ जाना, दिस इज हेडेक। प्राइमरी हेडेक्स आर ड्यू टू द हेडेक इटसेल्फ एंड आर नॉट ड्यू टू अनदर कॉज, यानी इसमें कोई और वजह नहीं है, हेडेक खुद ही वजह है सर दर्द होना ना। तो मिसाल के तौर पर आपने माइग्रेन सुना होगा, यहाँ पर साइड बॉक्स में आपको माइग्रेन मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आधे सर का दर्द, और ये काफ़ी शदीद होता है। उसके अलावा टेंशन हेडेक, यानी कोई बहुत परेशानी में है आप, तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो सकता है, सही। इसके अलावा सेकेंडरी हेडेक्स जो है, अच्छा ये क्या है, ये प्राइमरी हेडेक्स हैं, ठीक है। प्राइमरी हेडेक्स जिनकी वजह खुद हेडेक मतलब खुद ब खुद कोई सर दर्द हो जाए ना, तो वो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं, जिनमें दो आ जाते हैं, माइग्रेन आ जाता है, माइग्रेन, और टेंशन हेडेक आ सकता है। उसके अलावा सेकेंडरी हेडेक्स जो हैं वो ड्यू टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन हेड और नेक, यानी ये हेडेक वो होते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कोई स्ट्रक्चर की वजह से हो ना, हेड या नेक में, उसकी वजह से हेडेक हो जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल हेडेक, ठीक है। जैसा कि ब्लीडिंग इन द ब्रेन, यानी ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इस वजह से दर्द होना शुरू हो गया, तो ये हुआ सेकेंडरी हेडेक। या ट्यूमर है जो अभी पढ़ के आए हो, या मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस क्या है, ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ भी है, इन्फेक्शन भी है, और ये आप स्ट्रक्चर में भी शामिल कर सकते हो। तो इस वजह से, यानी ये प्राइमरी कॉज हैं, प्राइमरी कंडीशंस हैं, इस वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी हेडेक। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह नहीं है, हेडेक खुद से ही उठ गई है, सर दर्द खुद से ही हो रहा है, तो वो होती है प्राइमरी हेडेक, जैसा कि माइग्रेन और टेंशन हेडेक। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है, पेन किलिंग यानी एनाल्जेसिक मेडिसिन, पेन किलर ले लेना ताकि पेन हो रही है तो वो ख़त्म हो जाए। रिड्यूसिंग स्ट्रेस, अगर टेंशन स्ट्रेस की वजह से ये हेडेक हो रहा है तो वो कम करने की कोशिश करें। मिले जुले फैमिली में बैठें, दोस्तों के साथ बैठें ताकि आपका टेंशन लेवल कम हो जाए। गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे आपकी पूरी बॉडी, सिर्फ ब्रेन नहीं, पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। इम्प्रूविंग स्लीप हैबिट्स, तो सोने की जो साइकिल है, पैटर्न है, वो बेहतर करना ज़रूरी है। तो बेटे हमारे पास माइग्रेन क्या है, ये एक टाइप ऑफ हेडेक है, सर दर्द की एक किस्म है, दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंटेंस, जो इसमें शदीद और थ्रोबिंग पेन होती है। थ्रोबिंग कहते हैं रिदमिक, रिदम के साथ ना, ऑन वन साइड और इन वन रीजन ऑफ ब्रेन। हम इसको इस वजह से ना आधे सर का दर्द बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह या एक साइड पे होती है।
सो माइग्रेन्स आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन द ब्रेन एंड ब्लड वेसल। तो ब्रेन में तब्दीली या ब्लड वेसल में तब्दीली आती है विच लीड टू इन्फ्लेमेशन और पेन, जिससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है और पेन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया, इन्फ्लेमेशन के कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं। इसमें स्वेलिंग हो सकती है तो इन्फ्लेमेशन है, पेन हो सकती है तो इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस हो सकती है तो भी इन्फ्लेमेशन है, या लॉस ऑफ फंक्शन यानी काम करना कोई पार्ट छोड़ दे या कम कर दे काम करना, तो वो भी इन्फ्लेमेशन का ही साइन है। उसके बाद बेटे हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर। तो ये वो कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जिसमें देर इज़ प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ नर्व सेल्स इन ब्रेन। ये जो लफ्ज़ है ना डिटेरियोरेशन का, इसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना, अपना फंक्शन कम करते जाना, वीक होते जाना। तो नर्व सेल ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या पेरिफेरल नर्व्स हैं, इनके अंदर जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हैं, जब वो डिटेरियोरेट करते जाएंगे, कमज़ोर, फंक्शन कम होता जाएगा, तो हम इन कंडीशंस को बोलते हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। और इसकी एग्जांपल देखा जाए तो पार्किंसंस डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव डेथ और वीकनिंग ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो डेथ कर जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, और वो वाले न्यूरॉन जो प्रोड्यूस करते हैं डोपामीन। अब बेटे डोपामीन के बारे में हम जानते हैं कि ये हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन है कि ये न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन देते हैं। और डोपामीन का इसका फंक्शन 3 फंक्शन है। नंबर 1 एक दो फंक्शन है कि ये मोटिवेट करता है और प्लेयर देता है, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे यही जानते होते हैं। लेकिन इसका ये भी फंक्शन है कि इट मूव्स योर बॉडी, इट मूव्स योर बॉडी। और न्यूरोट्रांसमीटर में होते हुए भी यही फंक्शन है, क्योंकि न्यूरॉन जब आपस में कनेक्शन करेंगे तो इससे मूवमेंट होगी। तो इस वजह से जब वो ब्रेन के सेल डैमेज हो गए, जिन्होंने वो ब्रेन के न्यूरॉन डैमेज हो गए जिन्होंने डोपामीन पैदा करना था, तो अब डोपामीन पैदा नहीं होगा। इससे क्या होगा? मूवमेंट इशू आएंगे, क्योंकि डोपामीन पैदा होने पर बॉडी मूव होती है अच्छे से, तो मूवमेंट इशू आएंगे और कोग्निटिव चेंजेस यानी सोचने समझने की सलाहियत चेंज हो जाएगी। उसके बाद एक और कंडीशन है जिसका नाम है हंटिंगटन्स डिजीज़। ओके, ये क्या है? प्रोग्रेसिव डैमेज टू न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन का अगेन डैमेज होना, क्योंकि ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जिनमें न्यूरॉन वीक होंगे या डैमेज हो जाएंगे। तो हंटिंगटन में क्या होता है? न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, लीडिंग टू मूवमेंट डिसऑर्डर। अगेन वही बात कि ब्रेन ही बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है ना, तो मूवमेंट डिसऑर्डर आएगा, कोग्निटिव डिक्लाइन हो जाएगा, वही बात, सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाएगी, फैसला लेने की, एंड साइकेट्रिक सिम्टम्स, तो वही दिमागी नफ्सियाती मसले। और कौन सी कंडीशन है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है बेटे? ऑटो कहते हैं खुद को कहते हैं ना ऑटो, जैसे ऑटोमेटिक। इम्यून डिजीज़, हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली क्या करता है कि वो बाहर से आने वाली किसी बॉडी को, किसी एंटीजन को, किसी बैक्टीरिया वगैरह को अटैक करता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज़ में, डिसऑर्डर में, ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, जैसा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी ही कंडीशन का नाम है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डिजीज़ है ऑफ द CNS यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की, जिसमें माइलिन शीथ इज़ डैमेज्ड। तो आपको पता है ना कि माइलिन शीथ होती है कुछ न्यूरॉन के एक्सोन के गिर्द, वो डैमेज होके, जिससे क्या होगा? लीडिंग टू विजन लॉस। तो देखिए ये ब्रेन के पार्ट्स ही है ना, या CNS के पार्ट हैं जो डैमेज हो रहे हैं, तो इससे खास फंक्शन जो हैं, जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वो डिस्टर्ब होंगे। तो विजन लॉस यानी जो देखना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या बिल्कुल लॉस हो सकता है। पेन हो सकती है, फैटीग हो सकती, थकावट, एंड इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। और वही बात कि जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी के अंदर, जो राब्ते का सिस्टम है सारा, वो डिस्टर्ब होगा। और अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है, जिसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है। जी तो बेटे अब मूव करते हैं अल्जाइमर के ऊपर। अल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। तो अभी डीजनरेटिव की कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो ना इसको, तो दैट अफेक्ट्स मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो देखिए इसमें याददाश्त जो है ना वो कम हो जाती है या लॉस हो जाती है, यानी कुछ देर पुरानी बात याद नहीं रहेगी। थिंकिंग, बंदे की जो सोचने समझने की सलाहियत होती है ना, सोचने की, चीज़ों के बारे में डीप एनालिसिस करने की, वो कम हो जाती है। और बिहेवियर भी चेंज हो जाता है इससे। आगे कहता है कि इट लीड्स टू डिमेंटिया इन ओल्डर अडल्ट,
यानी जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनमें डिमेंटिया होता है। डिमेंटिया कहते हैं जो मेंटल एबिलिटी है, दिमाग की जो सलाहियत है ना, उसमें डिक्लाइन आ जाना, जिससे डेली लाइफ के फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डिमेंटिया। तो अल्जाइमर में डिमेंटिया भी हो सकता है, यानी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, ब्रेन एक्टिविटी या ब्रेन एबिलिटी के अंदर डिक्लाइन आ सकता है। और अगली बात वो कहता है कि इट्स ऑन सेट, यानी इसका आना यूजुअली अकर्स इन एजिड पीपल, ज़्यादा उम्र के लोगों में ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि उनका बिहेवियर, बाज़ का, सबका नहीं, बिहेवियर, थिंकिंग और मेमोरी सारी डिस्टर्ब होती हैं, तो अल्जाइमर हो सकता है उनमें। बट इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद एजिंग, यानी ज़रूरी नहीं, मतलब पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं है कि एजिंग, उम्र के बढ़ने से ही हो, पहले भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर देखें तो ये ऐसे ही होता है, एजिड में ज़्यादा होती है। अब इसकी जो कॉजेज़ हैं वो जनरल सी कॉजेज़ हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल डिपेंड करती है किस तरह से है, डेली रूटीन, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारा कुछ। इन्वायरमेंट उनको किस तरह से मिला हुआ है, उसमें वही टेंशन और स्ट्रेस वाला भी फैक्टर आ जाता है। और जेनेटिक, यानी अपने पेरेंट्स से तो नहीं ना मिली उनको जीन्स ऐसे, जिससे ये हो सकता है। तो अब इसकी अगर हम सिम्टम्स देखें तो टिपिकली बिगिन विद माइल्ड मेमोरी लॉस, यानी शुरू जब होती है तो हल्का सा मेमोरी लॉस होता है, याददाश्त का खोना हल्का सा, एंड कन्फ्यूजन, और छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एंड प्रोग्रेस, और ये बढ़ती जाती है टू मोर सिवियर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, ज़्यादा शदीद सोचने समझने की दिमागी खराबी की तरफ चली जाती है। यानी शुरू में इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिम्टम्स जो होती हैं, इंक्लूडिंग जिसमें डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज, ज़ुबान को बोलना समझना, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई मुश्किल बात कह दी जाए, मुश्किल मसला बता दिया जाए तो उसका हल नहीं निकल पाता ऐसे लोगों में। कंप्लीटिंग फेमिलियर टास्क, और जो जाने पहचाने टास्क हैं, काम हैं, कंप्लीट करने में भी उनको डिफ़िकल्टी आती है। डिफ़िकल्टी के बाद सारा कुछ लिखा है ना, लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी आना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफ़िकल्टी आना, और कंप्लीटिंग फेमिलियर टास्क, यानी नॉर्मल टास्क जो बंदा कर लेता है ना, तो नॉर्मल डेली लाइफ के, वो भी करने में दुश्वारी या मुश्किल होती है। अब ट्रीटमेंट, इलाज क्या है? देयर इज़ नो क्योर फॉर अल्जाइमर डिजीज़, कोई पक्का इलाज नहीं है, बट देयर आर मेडिसिन्स टू स्लो इट्स प्रोग्रेशन, लेकिन इसको बढ़ने, इसका जो बढ़ना है ना, बढ़ाओ, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। शुरू में तो इतना मसला, इतना खास मसला नहीं है, यानी हल्की सी मेमोरी लॉस है, तो अगर वहीं पर स्लो डाउन करने की मेडिसिन दी जाए तो ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एंड टू इम्प्रूव मेमोरी एंड कोग्निटिव फंक्शन, तो वो मेडिसिन्स भी हैं जो मेमोरी को और कोग्निटिव फंक्शन को बेहतर करती हैं।